सफर मोहब्बत का भाग 1। सुबह के 6 बज रहे थे। बारिश रह रह कर हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का सड़क पर से गुजरती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही थी। हवा से पेड़ हिलते डुलते किसी साए के जैसे लग रहे थे। एक वोल्क्स वैगन सफेद रंग की, जिसका वाइपर लगातार चल रहा था, 60 की स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। शहर यही कोई 5 या 6 किलोमीटर रहा होगा। एक नौजवान, यही कोई 25-26 साल का, उस कार को चलाते हुए चला आ रहा था। सूरज की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। इसी के साथ वो वोल्क्स वैगन एक बड़े से लोहे के गेट के सामने आकर रुकी और हॉर्न बजा दिया। वॉचमैन ने दरवाजा खोला और उसे सैल्यूट किया। वो नौजवान गेट में दाखिल हुआ और गाड़ी पार्किंग की तरफ ले जाने लगा। एक दो वॉचमैन और खड़े थे, उन्होंने भी उसे सैल्यूट किया। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया और गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। चारों तरफ देखते हुए वो एक बड़े से घर की तरफ जाने लगा। बारिश कुछ थम सी गई थी और इस वजह से सब कुछ धुला धुला सा लग रहा था। वो घर के अंदर जाने लगा तो उसकी नजर बाहर खड़े एक शख्स पर गई, जो बगीचे की तरफ खड़ा हुआ देख रहा था। वो उसके पास गया और बोला, इतनी सुबह क्या कर रहे हैं काका? वो शख्स उसकी तरफ घूमा और बोला, क्या देखेंगे बिटुआ, कल ही गुलाब के नए पौधे लगाए थे और रात से इतनी बारिश हो गई, पता नहीं लगेगा भी कि नहीं। लग जाएंगे, बारिश से तो और अच्छा होता है, आराम से लग जाते हैं पौधे। उसने कहा, ये बेमौसम की बारिश है, पता नहीं लगेगा या नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, काका, कभी कभी बेमौसम की बारिश भी अच्छी होती है। देखना आपके पौधे लग जाएंगे और जब उसमें फूल आएगा तो आप सबसे पहले मेरे कमरे में लगाना फूलों को। ठीक है बिटुआ। तभी शंख की आवाज घर के अंदर से आई। लो बिटुआ, बड़ी मालकिन की पूजा भी हो गई। काका ने कहते हुए ऊपर की तरफ देखा। घर के दरवाजे के एक तरफ नेम प्लेट पर भारद्वाज मेंशन लिखा हुआ था। करीब 7-8 मार्बल की सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ सलीके से रखे हुए गमले बारिश से कुछ धुले धुले लग रहे थे। सीढ़ियों पर पानी अभी भी था। संभल कर जाना बिटवा, पानी है सीढ़ियों पर, काका ने कहा। जी कहकर ऊपर जाने लगा। घर भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। काफी बड़ा हॉल था, जिसके एक तरफ मंदिर था, जिसमें राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ और भी देवी देवता विराजमान थे। 2-3 लोग हाथ जोड़े उस मंदिर की तरफ घूमे हुए थे। एक तरफ बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी, उसी से थोड़ी दूर पर किचन। 2 कमरे नीचे और 3 ऊपर थे। एक तरफ ऊपर जाती हुई सीढ़ियां। मंदिर से निकलती हुई महिला मुस्कुराई। उस नौजवान ने उसके गले में हाथ डाला और बोला, हेलो डार्लिंग। तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर छड़ी से हल्के से मारा और बोला, इनके पतिदेव अभी जिंदा हैं और बरखुरदार ये हमारी डार्लिंग है, आपकी नहीं। कहते हुए उन्होंने उसे छड़ी से पीछे धकेल दिया। जेंटलमैन, मुझे पता है, मैं तो बस उफ, हो गया शुरू आप दोनों का। उस महिला ने पूजा की थाली से आरती लेकर सबको दी और उस नौजवान के सिर पर हाथ रखा। ये उस नौजवान की दादी थी, शांति भारद्वाज, और उनके पति यानी कि वो जेंटलमैन उसके दादाजी दीनदयाल भारद्वाज। अरे जेंटलमैन, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, वरना ये हमारी होती। हंसते हुए वो फिर से शांति जी को गले से लगा गया। कैसी रही मीटिंग गौरव? उन्होंने पूछा। उसने शांति जी से दूर होते हुए कहा, ठीक थी। आज तो ऑफिस नहीं जाओगे फिर? उन्होंने पूछा। जाना है, 11 बजे मीटिंग है। ठीक है, थोड़ा आराम करो फिर। चाय पियोगे? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। किशन को रास्ते में छोड़कर मैं ड्राइव करके ही आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? दीनदयाल जी ने पूछा। किशन की माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो अभी आएगा नहीं, गौरव ने कहा। अच्छा, बहुत स्वाभिमानी लड़का है, कितनी बार बोला यहीं रहो, लेकिन सुनता ही नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। कहकर वो सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा और जाते जाते बोला, लव यू डार्लिंग। शांति जी हंस दी तो दीनदयाल जी ने घूर कर उसे देखा। वो हंसता हुआ ऊपर चला गया। इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जब 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गौरव के माता पिता सुरेश भारद्वाज
और सुनीता भारद्वाज इस दुनिया से चले गए। गौरव तब पढ़ाई ही कर रहा था। अकस्मात हुई इस दुर्घटना से दीनदयाल जी, शांति जी और गौरव को बहुत बड़ा आघात लगा। उस वक्त पूरी तरह से टूट गए गौरव को दीनदयाल जी और शांति जी ने अपनी ममता की छांव में समेट लिया। दीनदयाल जी ने गौरव को अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। हालांकि वो अपने बेटे के जाने से काफी अकेले हो गए थे, फिर भी उन्होंने गौरव को इस बात का पता लगने नहीं दिया। अकेले उन्होंने डीबी दीनदयाल भारद्वाज ग्रुप को संभाला। काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो डटे रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव ने डीबी ग्रुप ज्वाइन किया। उसने दीनदयाल जी की समझ बूझ और अपनी मेहनत से डीबी ग्रुप को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज डीबी ग्रुप उन ऊंचाइयों पर खड़ा है जिसमें काम करना लोग अपना भाग्य समझते हैं। गौरव भी अपने एम्प्लॉय का परिवार की तरह ध्यान रखता है। दीनदयाल जी ज्यादा ऑफिस नहीं जाते थे, लेकिन महीने में एक बार ऑफिस जाकर वो सारे स्टाफ के लोगों से मिलते थे, उनके परिवार के बारे में पूछते। उस दिन शांति जी उनके साथ जाती और सबसे मिलती। दीनदयाल जी भाइयों के विवाद के कारण अपना गांव छोड़ अपनी पत्नी शांति और बेटे सुरेश के साथ मुंबई आ गए। दीनदयाल जी को बिजनेस की अच्छी समझ थी। जल्दी ही उन्होंने अपना छोटा सा रियल एस्टेट का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनके काम के प्रति ईमानदारी लोगों को भा गई। उनका छोटा सा काम बड़ा होता चला गया। उन्होंने डीबी ग्रुप के नाम से अपनी कंपनी खोल ली। सुरेश ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन सुरेश और उनकी पत्नी का अचानक चला जाना दीनदयाल जी को तोड़ गया। उन्होंने हार तब भी नहीं मानी और अब गौरव के आ जाने से उनकी कंपनी पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई। कंपनी बड़ी होने से और गौरव के अच्छे स्वभाव के कारण कुछ लोग थे जो इस बात से परेशान भी थे। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े दुश्मन। दीनदयाल जी को हमेशा से गौरव की फिक्र रहती थी। उन्होंने गौरव के मना करने पर भी बहुत टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था। उनके घर में काम करने वाले सब लोग वफादार थे। 10 बजे के करीब गौरव नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। दीनदयाल जी ने जब गौरव को देखा तो उन्होंने पेपर को एक तरफ रखा और वो सोफे पर से उठकर टेबल की तरफ आ गए। नींद आई गौरव? उन्होंने पूछा। हाँ, थोड़ी देर। फिर एक फोन ने उठा दिया। तब तक शांति जी गुलाबों के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई। उन्होंने दोनों को नाश्ता दिया। ये क्या है? आलू का पराठा नहीं बनाया आज? अम्मा, उसने आवाज दी। बनाया है, ला रहे हैं बिटुआ, कहते हुए अम्मा किचन से आ रही थी। बिना आलू पराठा तुम्हारा नाश्ता पूरा नहीं होता है ना? गौरव मुस्कुराया और बोला, आदत है डार्लिंग, नहीं जाएगी, और पेट नहीं भरता मेरा ब्रेड बटर से। डार्लिंग वाली बात पर दीनदयाल जी ने उसकी तरफ देखा तो गौरव खाते खाते उन्हें ही देख रहा था। नाश्ता करके गौरव जाने को हुआ तो दीनदयाल जी ने पूछा, आज तुम खुद ड्राइव करोगे? उनके इतना कहते ही दरवाजे से गुड मॉर्निंग सर कहते हुए एक शख्स अंदर आया। डेविड? यस सर। अच्छा हुआ तुम आ गए, सर ने कॉल किया था। उसने बोला, मुझे पता है आप मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए पहले ही कॉल कर लिया था। गौरव ने कहा, चले सर? डेविड ने गौरव की तरफ देखकर बोला, हाँ चलो। गौरव पीछे मुड़ा। उसने शांति जी और दीनदयाल जी के पैर छुए और डेविड के साथ चला गया। गौरव जैसे ही ऑफिस में आया, उसके पीछे उसकी सेक्रेटरी रीना और श्रीवास्तव जी चले आ रहे थे। रीना गौरव से कुछ कदम पीछे थी और उसको आज की मीटिंग्स के बारे में बता रही थी। गौरव ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। जैसे ही रीना की बात खत्म हुई, श्रीवास्तव साहब ने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल नीचे बैठ गए और बोले, मुझे माफ कर दीजिए सर, अब ऐसा नहीं होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप श्रीवास्तव जी, उठिए, आप उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं। ये कहते हुए उसने उन्हें ऊपर उठा लिया। सर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। श्रीवास्तव जी, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। ऐसा करिए, आप थोड़े दिन की छुट्टी ले लीजिए। जी छुट्टी? रीना, इनकी जगह पर किसी और को अपॉइंट करो, और श्रीवास्तव जी आप थोड़े दिन आराम करिए, कहकर गौरव मीटिंग के लिए चला गया। रीना मुस्कुराई और सिर हिलाकर जी सर बोली। वो श्रीवास्तव जी के साथ बाहर आ गई। सारा स्टाफ उन दोनों को देख रहा था। रीना ने श्रीवास्तव जी को टेबल के पास आकर कहा,
आप अपना जरूरी जो भी सामान है वो यहाँ से ले लें। श्रीवास्तव जी ने अपना जरूरी सामान निकाला और चले गए। एक एम्प्लॉय जो कि नई थी और रीना के साथ अभी काम सीख रही थी, उसने ये सब देखा तो बोली, क्या सच में सर ने उनको छुट्टी दी है, जितनी वो चाहे उतनी? रीना मुस्कुराई और बोली, जितनी वो चाहे उतनी नहीं, हमेशा के लिए। उसने हैरानी से रीना की तरफ देखा। रीना ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, गौरव सर गलती को माफ नहीं करते। श्रीवास्तव जी अब डीबी ग्रुप में कभी भी वापस नहीं आएंगे। पिछले 3 साल से उन्होंने डीबी ग्रुप के लिए जो वफादारी दिखाई, उसके लिए सर ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर उनके परिवार का क्या होगा? जब तक श्रीवास्तव जी को कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, तब तक उनके परिवार की जो भी जरूरत होगी सर पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए। सर किसी को दूसरा मौका नहीं देते। उनका मानना है कि जो गलती आप जानकर करते हैं वो गलती नहीं होती, और जब आपको ये पता होता है कि आप विश्वासघात कर रहे हैं तो उसकी तो कोई माफी हो ही नहीं सकती। अगर कुछ अनजाने में हुआ है तो वो माफ करा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किया हुआ काम गलती नहीं होती। और जो श्रीवास्तव जी को इस कंपनी के बारे में जानकारी है उसका क्या? वो कहीं और जाकर इस कंपनी के सीक्रेट बता देंगे तब? रीना मुस्कुराई और बोली, सर उतनी ही जानकारी किसी को देते हैं जितनी देनी चाहिए। ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला रहे सर। श्रीवास्तव जी को सबक मिल गया, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप सर को बहुत अच्छे से समझती हैं। नई एम्प्लॉय ने कहा, मेरा काम ही वही है, चलो अब जाओ तुम भी अपना काम करो। कहकर रीना अपने कामों में लग गई। दोपहर लंच के बाद गौरव अपने कैबिन में कुछ फाइल्स देख रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। गौरव ने कम इन बोलने से पहले ही दरवाजा खुला। एक शख्स गाते हुए उसकी तरफ आ रहा था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और आने के साथ ही गौरव के सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। आ गए आप राहुल जी? जी हाँ, वैसे क्या लगता है आए कि नहीं? कहकर वो मुस्कुराने लगा। तभी रीना आई और कॉफी रखकर जाने लगी तो वो फिर गाने लगा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हाँ रीना, इनको भी साथ ले जाओ और थोड़ा काम दो करने के लिए, गौरव ने कहा। रीना ने कहा, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे रीना जी, ये बॉस हैं, कह सकते हैं। राहुल बॉस वाली बात। गौरव ने उसे देखा और पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ फेंकने का इशारा किया। अरे अरे लग जाएगी भाई, क्या कर रहे हो? तुम बैठोगे चुपचाप की नहीं? अच्छा लो बैठ गया। तो कैसा रहा गोवा में, कुछ बात बनी? गौरव ने पूछा। हाँ लगभग हो ही गया काम। काम कितना किया ये मुझे पता है, सुमित ने बताया मुझे। और वो डिसूजा के साथ वाली बात भी। सुमित चुगलीखोर कहीं का, राहुल ने धीरे से कहा। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या कहा सुमित ने? वो रहने दो। अगर टेंडर हमें नहीं मिला तो इस बार तुम्हारी छुट्टी मैं प्लान करूंगा। राहुल मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। मिल जाएगा, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, गौरव ने कहा। गौरव और राहुल शर्मा 2 साल पहले एक मीटिंग के दौरान मिले। वो कहते हैं ना कि किस्मत उनसे मिला देती है जिनको आपकी जिंदगी में आना होता है। राहुल गौरव के काम करने के तरीके और उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गौरव को पार्टनरशिप का ऑफर दिया। दीनदयाल जी से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। लेकिन राहुल ने कंपनी का नाम बदलने को नहीं कहा, वो बस उसके साथ काम करना चाहता था। शाम का क्या प्लान है? रस्तोगी जी की पार्टी में चलना है? हाँ जाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।